मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जिसे आप तक लाया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ प्राची। दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये भारतीय समाज हमेशा से ही पुरुष प्रधान रहा है। यहाँ महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को माना जाता है। पुराने समय में महिलाएं समाज और घर के लिए डिपेंडेंट समझी जाती थी। ऐसे समझा जाता था कि महिलाओं को पुरुषों के सहारे की आवश्यकता है और उसे हर कदम पर पुरुषों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पुरुषों और समाज की बदलती हुई सोच से महिला सशक्तिकरण के सफल प्रयास हुए और यह काफी हद तक सफल भी रहा। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, साइंस की या रिसर्च की या फिर आर्ट्स की या अन्य किसी भी क्षेत्र की, महिलाएं आज हर जगह अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। समय समय पर सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई नियम भी लागू किए, जिससे महिलाओं को काफ़ी मदद भी मिली है। और ये अधिकार हैं जैसे समान वेतन का अधिकार, कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून और भी अन्य कई, जैसे संपत्ति का अधिकार, गरिमा एवं समानता के लिए अधिकार। हम कह सकते हैं कि महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तिकरण माना जाता है। आइए अब जानते हैं अपने कुछ बाल साथियों के विचार कि वह महिला सशक्तिकरण पर क्या विचार रखते हैं। उन्हें क्या लगता है कि आज के समय में महिलाओं और पुरुषों में क्या समानताएं हैं और क्या होनी चाहिए। मेरा नाम सागर है। गांव में आज भी महिलाओं को परिवार और समाज घर से बाहर जाकर जॉब करने की अनुमति नहीं देता। समाज का मानना है कि महिलाओं का काम बच्चे पालना और गृह गृहस्थी संभालना है। हमारे समाज में आज भी स्त्रियों को दूसरे दर्जे का इंसान माना जाता है, जो अपने जीवन से जुड़ी हर फैसले स्वयं नहीं ले सकती। अगर स्त्रियों को मौका दिया जाए तो वो काफी कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा समाज और परिवार उनको वह मौका नहीं देता है। समाज और परिवार को स्त्रियों को मौका देना चाहिए, वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले खुद ले सके। अगर उनको मौका दिया जाए, वह समाज में किसी समस्या को पुरुष से बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं हूँ हाथी पार्क से। हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाया नहीं जाता। वो कहते हैं कि तुम पराए घर जाओगी, और फिर जिस घर में शादी होती है वो सोचते हैं कि पराए घर से ये ना उनकी रिस्पेक्ट की जाती। और सबसे बड़ी बात कि गाँव में तो लेडीज़ों को 5 बजे उठ के शौचालय जाना होता है। पूरे दिन नहीं जाती, वो खुले में शौच नहीं कर सकती। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया। धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमीन है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के
आंख से आंख मिला के रोशनी करती तू जाए, आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जिससे आप तक लाया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान अधिकार देना। भारतीय महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक विषयों में निर्णय लेना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, रोजगार के अवसर आदि ऐसे तरीके हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद हुसैन भैया से, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। और जैसा कि आज आप जानते हो कि हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट पर। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है और यह आज हमारे समाज के लिए कितना आवश्यक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम बच्चों की नज़र से में मुझे अपने लिसनर्स के साथ रूबरू होने का एक मौका दिया। देखिए, जहाँ तक सवाल है महिला सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण से पहले हमें सशक्तिकरण को समझने की ज़रूरत है, या एम्पावरमेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो ये शब्द आज बहुत ही सारी डेवलपमेंटल एजेंसीज, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, उनमें इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस शब्द का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो एम्पावरमेंट जो शब्द है वो मिड 70s में पब्लिक डोमेन में आया और मशहूर हुआ। अगर सोशल साइंसेज लिटरेचर में इस शब्द के इस्तेमाल की बात करें तो इसको जो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी बारबरा मिलर सोलोमन, जिनकी अभी 3 दिसंबर को गालिबन डेथ हुई है, वो 73 साल की उनकी उम्र थी, तो उन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया जब उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था ब्लैक एम्पावरमेंट। ये किताब उन्होंने 1976 में लिखी। इसके बाद मिड 80s तक आते आते एम्पावरमेंट को महिलाओं के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा और हम कह सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट बनकर हमारे सामने आया। लिटरली अगर एम्पावरमेंट के हम अर्थ की बात करें तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि किसी को पावर या अथॉरिटी दे देना। अब बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि महिलाओं की जागरूकता से लेकर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग, या जिसको कहें बड़े बड़े डिसीजंस में उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी के लिए उनको पावर या अथॉरिटी देने का एक प्रोसेस है जिसको विमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। भैया, वह कौन से मापदंड है जिनके आधार पर आज महिलाओं को सशक्त माना जा सकता है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर विमेन एम्पावरमेंट को हम देखते हैं, लेकिन अगर कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स की बात करें जिनका जिक्र हम कह सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं, रिसर्चेज हैं, उनमें मिलता है। और ये एक तरह से कहा जाए ये कॉमन हमारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर महिला के सशक्तिकरण को अध्ययन करते हैं या उसके बेसिस पर हम उस महिला का सशक्तिकरण जज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला बिंदु आता है जो फैमिली के अंदर उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। देखिए, महिलाओं को अधिकतर आज भी हमारा चूंकि पुरुष प्रधान समाज समझा जाता है, इस समाज में महिलाओं को सिर्फ एक घर का देखभाल करने वाला या बच्चों की देखभाल करने वाला या जो घर के हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क हैं उनके लिए महिलाओं को देखा जाता है कि सिर्फ इसी काम तक ये सीमित है। लेकिन जहाँ तक उनकी बड़े डिसीजंस मेकिंग में भागीदारी है वो बहुत कम है। जैसे बच्चों की एजुकेशन या बच्चों की शादी विवाह में उनका कितना अधिकार है, कितना उनका उसके अंदर से है, या बहुत सारे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स, उनके बेचने या ख़रीदने में उनका कितना से या कितना वो अपना अधिकार रखती हैं। एक ये पैरामीटर है। दूसरा, इसके साथ अगर देखें तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मतलब हमारा महिलाओं को सिर्फ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी स्किल्स में एंगेज कर देना जिससे कि वो कुछ इनकम जनरेट कर सकें, यहीं तक सीमित नहीं रहता है। इसका मतलब होता है कि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज करना या उनकी स्किल्स को डेवलप तो किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी है, क्या जो वो पैसे कमा रही हैं उन पर उनका अधिकार है, अपनी मर्जी के साथ वो उसको खर्च कर सकती हैं या अपनी मर्जी के साथ वो उसको सेव कर सकती हैं। ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आता है। इकोनॉमिक फ्रीडम भी इसी को कहा जाता है। तीसरा, इसके साथ में देखा जाता है कि जो फैमिली की संपत्ति है उसमें उनका कितना अधिकार है। इस पर अगर मैं आपको बताऊं तो यूएन की एक रिपोर्ट थी जो 1976 में पब्लिश हुई जिसका टाइटल था टुवर्ड्स इक्वालिटी।
मैं उसको बिल्कुल कोट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे उसको सुनने के बाद। उसमें कहा गया कि बाय वर्च्यू ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इस दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, दुनिया की 2/3 वर्क फोर्स है वो महिलाएं हैं, और अगर बात करें कि दुनिया की संपत्ति पर उनका कितना अधिकार है तो वे सिर्फ 10वें हिस्से यानी कि 10% संपत्ति की मालिक है। ये ग्लोबल सिनारियो है जो महिलाओं की स्थिति को बयान करता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी ये सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि कहीं कहीं पर उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति भारत में देखी जाती है। भारत में महिलाओं की वर्क फोर्स में जो हिस्सेदारी है वो लगभग 29% है, जो 2004 में लगभग 35% थी, और महिलाओं द्वारा आधे से भी अधिक काम जो किया जाता है वो अनपेड है, इसका उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता। और अगर जिन कामों का उनको पेमेंट मिलता भी है तो वो अधिकतर हमारे चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, उनमें महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी उनको नहीं दी जाती। अगर कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 40% है, 40% दे कॉन्ट्रीब्यूट इन दी एग्रीकल्चर वर्क। और इसके साथ अगर उनकी भूमि पर मालिकाना हैसियत की बात करें तो वो केवल 9% भूमि की मालिक है। लगभग 50% महिलाओं के पास अपने इस्तेमाल करने के लिए किसी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं है। लगभग 60% से भी अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम कोई भी वैल्यूएबल संपत्ति नहीं है। वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स और भी हैं इनके अलावा, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स जैसे मैं आपको और बता दूं, जैसे हेल्थ, हाइजीन और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, कैसा उनको घर पे खाना दिया जाता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब उनके खान पान की कोई देखभाल की जाती है या नहीं, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर यही होता है कि आज भी आप देखें जो रूरल इंडिया में आप देखें तो उसमें अधिकतर यही होता है कि पहले घर के पुरुष भोजन कर लेते हैं, उसके बाद महिलाओं को भोजन करने की अनुमति होती है। भैया हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि सोशियो कल्चरल एम्पावरमेंट किसे कहते हैं? सोशियो कल्चरल एम्पावरमेंट अगर बात करें हम महिलाओं के संदर्भ में तो सोशियो कल्चरल एम्पावरमेंट की व्याख्या हम इस बात से करते हैं कि समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, जैसे सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं समाज में बनी हुई हैं या कुरीतियां फैली हुई हैं, तो उनके प्रति वो कितना जागरूक है, और जागरूक अगर हैं तो उस जागरूकता के बाद उन कुरीतियों के खिलाफ वो कैसे आवाज उठाती हैं, या अगर कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन इनके सुधार के लिए कार्य कर रही है तो उनमें वो कितना अपना योगदान देती हैं। इससे हमारा सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि हम समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति कितना सजग हैं और उनको रोकने के लिए क्या क्या हम प्रयास करते हैं। अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि राजनीतिक सशक्तिकरण किसे कहते हैं और आज हमारे देश में महिलाएं राजनीतिक तौर पर कितनी सशक्त हो चुकी हैं? राजनीतिक सशक्तिकरण की बात अगर करें तो राजनीतिक सशक्तिकरण या जिसको हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी तथा वोट करने में उनका निर्णय। रही बात आपके सवाल के दूसरे हिस्से की कि हमारे देश में महिलाएं राजनीतिक तौर पर कितनी सशक्त हैं, तो इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि महिलाएं चुनाव में वोट करने में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से अपना वोट कास्ट करती हैं? वोट को किस पार्टी या किस कैंडिडेट को कास्ट करना है ये फैसला उनका मेल काउंटर पार्ट ही लेता है। इसके साथ साथ अगर आप महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण की बात भी करें तो ये भी कोई बहुत बेहतर तस्वीर हमारे सामने नहीं रखता है। पहली बात तो ये है कि महिलाएं केवल उसी सीट पर चुनाव में उतरती हैं जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जहां महिलाएं अनारक्षित सीट पर चुनाव के मैदान में उतरती हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वो राजनीतिक तौर पर कितनी सशक्त हैं। और रही बात आपके मैसेज की, मैसेज बस यही कह सकता हूं कि महिलाओं की जो एक्सेस है वो चाहे उनकी नॉलेज को हो या उनके रिसोर्सेज के लिए हो, उस एक्सेस को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वो आसानी के साथ इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को सशक्त कर सकें। दूसरा है उनको डिसीजन मेकिंग में जो बड़े डिसीजंस हैं फैमिली के अंदर, उनमें उनकी ऑटोनॉमी या उनका जो से है वो अधिक हो जाए, जिससे कि वो भी उस परिवार का एक अभिन्न अंग समझते हुए अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। और तीसरा कह सकते हैं कि फाइनेंशियली उनको जो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इंक्लूड किए जाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक उनको बैंक से लिंक किया जाए, जिसके साथ साथ वो अपनी जो अर्निंग है या जो सेविंग है उसको भी अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकें या उसको बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे श्रोताओं का हमारे आज के विषय में इतनी सारी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह आज ही के दिन ठीक इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी AIR FM रेनबो 102.6 पर। तब तक के लिए मुझे प्राची को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हम वाले खुद के रखवाले।